हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल। तो हमारा मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल है, यह आईएसएलएम मॉडल का ही विस्तार है, जो कि खुली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में है और इसमें बीओपी संतुलन को भी शामिल कर दिया जाता है। यानी जैसे आईएसएलएम मॉडल में हम वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार दोनों बाजारों का ही संतुलन देखते हैं, लेकिन इसमें क्या हम बीओपी संतुलन को भी साथ में जोड़ देंगे। तो और इसमें हम यह भी देखेंगे कि जैसे आईएसएलएम बीओपी में असंतुलन होगा तो मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ किस प्रकार में प्रयोग लाई जाएगी और किस प्रकार से पुनः संतुलन स्थापित किया जाएगा। तो यह सब हम पढ़ेंगे मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल में। और यह हमारा समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। और ये हमारा मुख्य रूप से यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और इसी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम, जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कंपटीशन एग्ज़ाम है, उनके लिए काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम सीधा अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अब देखिए, हम अपना शुरू करते हैं मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल। अब देखिए, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल खुली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मौद्रिक राजकोषीय नीतियों की भूमिका का विश्लेषण करता है कि खुली अर्थव्यवस्था में मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ किस प्रकार से काम में लाई जाएगी, जिससे कि अर्थव्यवस्था में असंतुलन हो तो उसमें संतुलन स्थापित किया जा सके। और ये केंची खुली अर्थव्यवस्था मॉडल पर आधारित है। और मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल के दो उपकरण हैं, यानी असंतुलन से संतुलन की ओर जाने के लिए दो उपकरण हैं। एक तो है मौद्रिक नीति और दूसरी है राजकोषीय नीति। और ये दो देशों के मध्य संबंधों का विश्लेषण करता है। कितने? दो देश। अब देखिए, इसके दो उपकरण क्या है? मौद्रिक नीति, ब्याज दर द्वारा व्यक्त मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति में क्या होता है? मनी मनी सप्लाई को मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। और राजकोषीय नीति में क्या होता है? सरकारी व्यय को बढ़ाया या घटाया जाता है, इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। अब देखिए, इसके उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य है, इसके अनुसार मौद्रिक नीति का प्रयोग बाह्य संतुलन के लिए और राजकोषीय नीति का प्रयोग आंतरिक संतुलन के लिए करना चाहिए। अब देखिए, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल, जिसे आईएसएलएम बीओपी या आईएसएलएम बीपी मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, यह आईएसएलएम मॉडल का एक विस्तार है, जिसे अर्थशास्त्री रॉबर्ट मुंडेल और मार्कस फ्लेमिंग ने तैयार किया। किसने तैयार किया? रॉबर्ट मुंडेल और मार्कस फ्लेमिंग ने। और ये मूल रूप से हम कह सकते हैं कि मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल एक खुली अर्थव्यवस्था के लिए आईएस मॉडल का एक संस्करण है। वस्तु और वित्तीय बाजारों में संतुलन के अलावा मॉडल भुगतान संतुलन के विश्लेषण को भी शामिल करते हैं। वस्तु बाजार कौन दर्शाता है? आईएस। और वित्तीय बाजार यानी मुद्रा बाजार, इसको कौन दर्शाता है? आलम। तो इन दोनों के अलावा भुगतान संतुलन के विश्लेषण यानी बीओपी या बीपी, इसको भी शामिल किया जाता है। तो इन तीनों में संतुलन को दर्शाता है हमारा मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल। अब देखिए, भले ही दोनों अर्थशास्त्रियों ने एक ही विषय के बारे में एक ही समय में शोध किया, दोनों के अलग अलग विश्लेषण। देखिए कि दोनों अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने एक ही विषय पर अध्ययन किया और एक ही समय में, लगभग एक ही समय में अध्ययन किया, लेकिन दोनों के विश्लेषण क्या है? अलग अलग है। अब देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं मुंडेल। मुंडेल ने कब किया विश्लेषण? 1963 में। और इनका पेपर क्या है? कैपिटल मोबिलिटी एंड स्टेबलाइजेशन पॉलिसी, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स। तो ये इनके पेपर का नाम है। और उन्होंने इनके विश्लेषण में किसको शामिल किया गया है? केवल पूंजी की पूर्ण गतिशीलता, पूंजी की पूर्ण गतिशीलता का ही इन्होंने अध्ययन किया। मुंडेल ने किसका अध्ययन किया? पूंजी की पूर्ण गतिशीलता, यानी परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। जबकि देखिए, हमारे फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग का लेख लेख क्या है? डोमेस्टिक फाइनेंशियल पॉलिसीज अंडर फिक्स्ड एंड अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इन्होंने कब दिया? 1962 में। तो यह अधिक यथार्थवादी है क्योंकि यह अपूर्ण पूंजी गतिशीलता को मानता है। यह किसको मानता है? अपूर्ण पूंजी गतिशीलता। अब देखिए, हमारा जो मुंडेल है, मुंडेल किसको मानते हैं? पूंजी की पूर्ण गतिशीलता को मानते हैं। और हमारे फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग किसको मानते हैं? पूंजी की अपूर्ण गतिशीलता को मानते हैं। तो ये दोनों के मॉडल में अंतर है। अब देखिए, हालांकि आजकल उनके मॉडल को ने विश्वास खो दिया है। जो फ्लेमिंग है, इनके मॉडल ने विश्वास खो दिया है, क्योंकि वास्तविक दुनिया की स्थिति में पूर्ण पूंजी गतिशीलता से अधिक मेल खाती है। जो वर्तमान में जो स्थिति है, वह पूर्ण पूंजी गतिशीलता से अधिक मेल खाती है। इस जो मुंडेल के दृष्टिकोण से बेहतर है, क्योंकि मुंडेल किसका विश्लेषण करते हैं? पूर्ण पूंजी गतिशीलता का। अब देखिए, इस मॉडल में आईएसएलएम एंड बीपी में संतुलन का अध्ययन किया जाएगा। अब देखिए, आईएस वक्र क्या है? यह वस्तु बाजार संतुलन को दर्शाता है। आईएस किसको दर्शाता है? वस्तु बाजार संतुलन को दर्शाता है।
यह विभिन्न ब्याज दरों तथा विभिन्न आय स्तरों के उन सभी संतुलनों को दर्शाता है जहां बचत और निवेश बराबर होते। यानी जो हमारा आईएस वक्र होता है, ये हमारा क्या है, आईएस वक्र। तो ये किससे दर्शाता है, यहाँ पर हमारा क्या होती है, आय होती है, और यहाँ ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा जो आईएस वक्र क्या दर्शाता है, विभिन्न आय स्तरों और विभिन्न ब्याज दरों के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जहाँ पर क्या होता है, बचत और निवेश, यानी इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, निवेश और बचत एक दूसरे के बराबर होता है। यानी प्रत्येक बिंदु पर निवेश और बचत क्या है, इसके बराबर है। अब देखिए हमारा अल्लम वक्र है, तो अल्लम वक्र क्या है, यह मुद्रा बाजार संतुलन को दर्शाता है। यह विभिन्न ब्याज दरों तथा विभिन्न आय स्तरों के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जहां मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते। यानी यह हमारा क्या है, अल्लम वक्र है, ये हमारा अल्लम। तो यहाँ पर हमारी आय है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर है। तो अल्लम वक्र के सभी बिंदुओं पर क्या होती है, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। अब देखिए तीसरा हमारा वक्र क्या है, बीपी वक्र या बीओपी वक्र। तो यह उत्पादन या आय, उत्पादन की जगह हम क्या मान सकते हैं, आय भी मान सकते हैं। तो यह आय और ब्याज दरों के उन सभी संयोगों को दर्शाते हैं जहाँ बीओपी संतुलन में होता है। यानी जैसे ये हमारा है बीपी वक्र या बीओपी वक्र, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, देश का भुगतान से संतुलन में होता है। यहाँ पर हमारी आय है और यहाँ पर हमारी ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो प्रत्येक बिंदु पर हमारा भुगतान से संतुलन में होगा। तो इस प्रकार हमारे तीन मॉडल हो, तीन जो हमारे वक्र हो गए इसमें, ये एक हमारा बीपी वक्र, ये हमारा आईएस वक्र और ये हमारा अल्लम वक्र। तो तीनों में एक साथ संतुलन का अध्ययन करेंगे इस मॉडल में हम। तो आईएस और अल्लम मॉडल, अल्लम वक्र तो हम आईएस अल्लम मॉडल में देख चुके हैं। तो अब हम क्या बीपी वक्र के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है हमारा बीपी वक्र। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारा बीओपी क्या होता है। बीओपी यानी भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये हमारा सीए प्लस के के बराबर होता है, दोनों के जोड़। यानी सीए यानी करंट अकाउंट है और के यानी कैपिटल अकाउंट है। तो दोनों अकाउंट के जोड़ के बराबर क्या होता है, हमारा बीओपी होता है। और इसी को वक्र के रूप में हम दर्शाते हैं। तो देखिए बीपी वक्र दिखाता है कि भुगतान संतुलन किस बिंदु पर है। देखिए जैसे मैं आपको चित्र बना के बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है हमारी आउटपुट, आउटपुट या इनकम, और यहाँ पर क्या है हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर है। अब देखिए ये हमारा क्या है बीपी वक्र, ये क्या है हमारा बीपी वक्र। यानी बीपी वक्र क्या दर्शाता है कि भुगतान शेष संतुलन है। ये जो हमारा वक्र है इसके किसी भी बिंदु पर क्या है, भुगतान शेष संतुलन में, न तो भुगतान शेष सरप्लस में है और न ही डेफिसिट में है। क्या है, भुगतान शेष संतुलन में। और बीपी वक्र के ऊपर किसी भी बिंदु पर, बीपी वक्र के ऊपर किसी भी बिंदु पर क्या होता है, बीओपी सरप्लस होता है। क्या होता है, बीओपी सरप्लस होता है। यानी भुगतान शेष सरप्लस में होता है। और नीचे के किसी भी बिंदु पर क्या होता है, बीओपी डेफिसिट होता है। और बीपी वक्र के नीचे के किसी बिंदु पर क्या होता है, बीओपी डेफिसिट होता है। यानी भुगतान शेष घाटे में होता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अब देखिए ये हमारा बीपी वक्र है। तो ये हमारा बीपी वक्र क्या है, समांतर। क्या है, समांतर। तो ये किस में होता है, पूंजी की पूर्ण गतिशीलता में होता है। ये क्या है, पूंजी की पूर्ण गतिशीलता, पूंजी की पूर्ण गतिशीलता। और अगर पूंजी की पूर्ण गतिशीलता नहीं हो तो बीपी वक्र का ढाल क्या होता है, धनात्मक होता है। जिसमें ढाल धनात्मक है उसमें पूंजी की क्या है, अपूर्ण गतिशीलता। और पूर्ण गतिशीलता में बीपी वक्र एकदम समानांतर होता है। अब देखिए, अब ये जैसे ये भी हमारा क्या है, बीपी वक्र। ये हमारा BP1, BP2 और ये हमारा है BP3। तो जैसे जैसे इसका ढाल बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या है, ढाल अधिक, यहाँ पर ढाल या स्लोप अधिक और यहाँ पर स्लोप कम है। तो ढाल जितना अधिक होगा और पूंजी की गतिशीलता उतनी ही क्या होगी, कम। कैपिटल मोबिलिटी उतनी क्या होगी, कम होगी। इसमें क्या है, पूंजी की पूर्ण गतिशीलता है। यानी ढाल शून्य है तो पूंजी की पूर्ण गतिशीलता है। अगर ये लंबवत हो गया तो क्या हो गया, पूंजी अगतिशील। क्या होगी, अगतिशील।
तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अधिक डाल है तो पूंजी की गतिशीलता क्या है, कम है, और कम डाल है तो पूंजी की गतिशीलता क्या है, अधिक है। तो ये स्लोप का है। और इसको ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जैसे ये हमारा ये वाला बीपी वक्र लेते, तो इसके ऊपर का बिंदु पर बीओपी सरप्लस और इसके नीचे के किसी भी बिंदु पर बीओपी डिफिसिट में होता है। अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें और समझा देता हूँ। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा है बीपी वक्र है, और यह ऊपर जैसे कोई भी बिंदु है इस पर क्या है, हमारा बीओपी सरप्लस है। अब बीओपी सरप्लस है, इसका क्या मतलब है, देखिए बीओपी सरप्लस। तो बीओपी सरप्लस का क्या मतलब है कि देश में बीओपी सरप्लस में देश का, इसका मतलब क्या है कि देश के बाहर से देश में मुद्रा ज़्यादा मात्रा में आ रही है, और बाहर से जो मुद्रा आएगी वो किसके रूप में आएगी, डॉलर के रूप में। यानी देश में डॉलर की पूर्ति क्या है, डॉलर की सप्लाई अधिक होगी, डॉलर की सप्लाई अधिक होगी और मांग कम। अब जिस चीज़ की सप्लाई अधिक होती है उसकी वैल्यू क्या होगी, कम, इसकी वैल्यू कम होगी। और दूसरी चीज़ क्या है, हमारी रुपया। अब देखिए तो बाहर के लोग रुपए में भुगतान करेंगे तो रुपए की मांग क्या बढ़ेगी, रुपए की मांग बढ़ेगी, और रुपए की सप्लाई की तुलना में मांग बढ़ेगी, यानी रुपए की सप्लाई क्या है, कम। और इसका क्या मतलब है, रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। वैसे हम सीधा डायरेक्ट दे सकते हैं कि अगर बीओपी सरप्लस में यानी देश का भुगतान शेष सरप्लस में, इसका मतलब है देश की मुद्रा की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर बीओपी डेफिसिट में तो रुपए की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, रुपए की वैल्यू घटेगी। तो इसमें रुपए की वैल्यू बढ़ रही है, ये ध्यान रखना है कि अगर बीओपी सरप्लस में तो रुपए की वैल्यू क्या है, बढ़ेगी, और बीओपी डेफिसिट में इसका मतलब क्या है, रुपए की वैल्यू घटेगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अपनी एक्सचेंज रेट क्या है, फ्लेक्सिबल, तो इसमें रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी और इसमें घट जाएगी। अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर को स्थिर रखना है तो इसमें रुपए की वैल्यू को घटने और बढ़ने नहीं देना है। तो इसके लिए आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई जिसमें सरप्लस है तो रुपए की वैल्यू नहीं बढ़ने देनी है, तो इसके लिए आरबीआई क्या करेगा कि रुपए को क्या करेगी, सेल, क्योंकि रुपए की मांग क्या है, ज़्यादा, रुपए की मांग क्या है, ज़्यादा है, तो रुपए को क्या करेगी, सेल। और बाय किसको करेगी, डॉलर को। इसका क्या मतलब है कि अगर बीओपी सरप्लस है तो रुपए को सेल करेगी आरबीआई, तो रुपए को सेल करेगी यानी इकोनॉमी में रुपए की मात्रा बढ़ेगी, यानी मनी सप्लाई क्या होगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। और मनी सप्लाई बढ़ेगी यानी एलएम वक्र राइट शिफ्ट होगा, एलएम वक्र क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ कि अगर बीओपी क्या है, डेफिसिट में है, क्या है बीओपी डेफिसिट, बीओपी डेफिसिट है, इसका मतलब क्या है, आरबीआई किसको करेगी, बाय, रुपए को बाय करेगी, और सेल किसको करेगी, डॉलर को करेगी। यानी रुपए को आरबीआई क्या कर रही है, बाय, तो रुपए को बाय कर रही है, यानी आरबीआई रुपए को खरीद रही है। तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई घट जाएगी, इकोनॉमी से बाय कर रही है आरबीआई, इकोनॉमी से रुपया खरीद रहा है, इकोनॉमी से रुपया कम हो रहा है, यानी मनी सप्लाई घट रही है। तो इससे एलएम वक्र क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा, यानी बाईं ओर शिफ्ट होगा। यह इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि बीओपी सरप्लस है तो मतलब क्या होगा
मनी सप्लाई बढ़ेगी, और मनी सप्लाई बढ़ेगी यानी एलएम वक्र में राइट शिफ्ट होगा, एलएम में राइट शिफ्ट होगा। और अगर बीओपी डेफिसिट में है तो एलएम में लेफ्ट शिफ्ट होगा। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, ये वाली सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है कि पूंजी गतिशीलता अधिक है तो बीपी का स्लोप कम होगा, और पूर्ण पूंजी गतिशीलता में बीपी वक्र क्या होता है, समानांतर। पूर्ण पूंजी गतिशीलता न हो तो बीपी का ढाल धनात्मक होता है। ये हमने सारा पढ़ लिया है। अब देखिए, बीपी वक्र के ऊपर कोई बिंदु बीओपी सरप्लस और बीपी वक्र के नीचे बिंदु पर बीओपी डेफिसिट होता है, और ये चित्र भी मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये आयात आय का धनात्मक फलन होते, यानी देखिए देश की आय बढ़ेगी, आय क्या है, बढ़ रही है, देश की इकोनॉमी में आय बढ़ रही है तो आयात क्या बढ़े, आयात यानी इंपोर्ट क्या होंगे, बढ़ेंगे, आयात भी बढ़ेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी गतिशीलता ब्याज दर परिवर्तनों से प्रभावित होती है। कि अंतर्राष्ट्रीय पूंजी गतिशीलता किससे प्रभावित होती है, ब्याज दर परिवर्तनों से। और निर्यात बाह्यजात दिए हुए, निर्यात किस पर निर्भर करते हैं, विदेशों की आय पर, इसलिए इनको क्या मान लिया है, बाह्यजात मान लिया है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। और कि देखिए, जिस देश में ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर अधिक होगी, जिस देश में ब्याज दर अधिक होगी उस पूंजी या कैपिटल उसी देश में जाएगी। जिस देश में ब्याज दर अधिक होगी पूंजी उसी देश में जाएगी, क्योंकि उस देश में पूंजी को ब्याज दर अधिक मिल रही है। अब देखिए, जैसे ये हमारी क्या है, हमारे देश की यानी घरेलू ब्याज दर है, और ये है वर्ल्ड की या इंटरनेशनल ब्याज दर है। अब देखिए, हमारी घरेलू ब्याज दर अधिक है। अब घरेलू देश में ब्याज दर अधिक है, इसका मतलब क्या, पूंजी का अंतः प्रवाह होगा, यानी कैपिटल इनफ्लो होगा। अगर घरेलू देश में ब्याज दर कम है और विश्व में ज़्यादा है तो पूंजी का क्या होगा, बाह्य प्रवाह होगा। और बराबर है, इसका क्या मतलब है, बीओपी संतुलन में होगा। इसमें देखिए, हम किसका अध्ययन करेंगे, पूंजी की पूर्ण गतिशीलता के साथ स्थिर विनिमय दर। क्या है, पूंजी की पूर्ण गतिशीलता, इसका मतलब क्या होगा, बीपी वक्र हमारा समानांतर होगा, पूंजी की पूर्ण गतिशीलता। और विनिमय दर क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, यानी बीओपी सरप्लस या डेफिसिट में होगा तो उसमें रुपए की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी तो उसमें आरबीआई हस्तक्षेप करेगा और एक्सचेंज रेट को क्या करेगा, फिक्स रखेगा। तो पूंजी की पूर्ण गतिशीलता के साथ स्थिर विनिमय दर यानी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट विद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि इस स्थिति में विस्तारक मौद्रिक नीति है वो क्या है, पूर्णतया अप्रभावी, और राजकोषीय नीति पूर्णतया अप्रभावी। यानी इसमें क्या है कि इकोनॉमी किस में है, मंदी में है। इकोनॉमी में क्या है, मंदी है या रिसेशन में है इकोनॉमी। तो इसमें मंदी से निकालने के लिए सरकार क्या करेगी, या तो मौद्रिक नीति या राजकोषीय नीति का प्रयोग करेगी। तो ये जो स्थितियाँ है कि पूंजी की पूर्ण गतिशीलता और स्थिर विनिमय दर, तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगी तो वह काम नहीं करेगी, लेकिन राजकोषीय नीति का प्रयोग करेगी तो वह पूर्णतया प्रभावी होगी, यानी काम करेगी। तो ये किस तरह से अगर काम करेगी और नहीं करेगी, इस चीज़ का हम आगे अध्ययन करते हैं। अब देखिए, सरकार क्या करेगी, राजकोषीय नीति का प्रयोग कर रही है। इकोनॉमी किस में है, रिसेशन में है, इकोनॉमी रिसेशन में है। तो सरकार राजकोषीय नीति का प्रयोग करेगी रिसेशन यानी मंदी से निकालने के लिए। क्या है, मंदी। तो मंदी से निकालने के लिए सरकार किसका प्रयोग करेगी, राजकोषीय नीति। और आपको बता दिया है कि क्या है, पूंजी की पूर्ण गतिशीलता है और एक्सचेंज रेट क्या है, फिक्स्ड है, यानी स्थिर विनिमय दर है और पूंजी की पूर्ण गतिशीलता है। और पूंजी की पूर्ण गतिशीलता है, इसका मतलब क्या है, बीपी वक्र हमारा समानांतर है, एकदम समानांतर है। ये हमारा एलएम वक्र है और यहाँ हमारा आईएस वक्र है। तो हमारा संतुलन क्या है, ई बिंदु पर है। और हमारी ये देश की ब्याज दर और अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दर एक दूसरे के बराबर है। और ये हमारी इनकम का लेवल है, ये हमारी इनकम का लेवल। लेकिन इकोनॉमी क्या है, रिसेशन में है, इकोनॉमी में हमारी इनकम के लेवल को बढ़ाना है।
तो इसमें सरकार क्या करेगी, राजकोषीय नीति में सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी डेल्टा जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करती है, बढ़ाती है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाने से क्या होगा, हमारा IS वक्र राइट में शिफ्ट होगा। तो ये हमारा IS वक्र शिफ्ट हो गया IS1 पर। तो ये किसके कारण हुआ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाने से, तो IS वक्र शिफ्ट हुआ। तो हमारा संतुलन क्या हो गया, E1 बिंदु पर। अब देखिए ये हमारा BP वक्र है और हमारा E1 बिंदु ये क्या है, हमारा ऊपर है, यानी इस बिंदु पर क्या है, हमारा BOP सरप्लस है। क्या है, BOP सरप्लस। अब BOP सरप्लस है तो उसमें BOP सरप्लस में क्या होता है, मैंने आपको पूरी बात बताई कि BOP सरप्लस में है, यानी रुपए की वैल्यू क्या होगी, रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि BOP सरप्लस में क्या होगा, डॉलर की सप्लाई ज़्यादा होगी और रुपए की सप्लाई कम होगी और रुपए की डिमांड ज़्यादा होगी। तो RBI क्या करेगी, ऐसी स्थिति में रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन क्या है कि एक्सचेंज रेट क्या है, फिक्स्ड है। तो सरकार को क्या करना है, एक्सचेंज रेट को फिक्स रखने के लिए सरकार क्या करेगी, रुपए को क्या करेगी, सेल करेगी, रुपए को सेल करेगी और बाय किसको करेगी, डॉलर को बाय करेगी। क्योंकि रुपए की जो है मांग ज़्यादा है, रुपए की मांग डिमांड ज़्यादा है, तो रुपए को सेल कर देगी तो उसकी मांग की पूर्ति हो जाएगी। तो इसमें रुपए को सेल करेगी यानी मनी सप्लाई क्या हो रही है, इसमें रुपए को सेल करेगी यानी मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी यानी हमारा LM वक्र कहाँ पर शिफ्ट होगा, राइट में शिफ्ट होगा। ये हमारा LM वक्र शिफ्ट हो गया राइट में LM1 पर। तो हमारा संतुलन क्या हो गया, E2 बिंदु पर। तो ये हमारी क्या है कि Y0 से बढ़कर क्या हो गई, Y2। यहाँ पर हम मान लेते हैं जैसे ये हमारा क्या है Y1 और यहाँ पर Y2, तो ये हमारी आय बढ़ गई इतनी। तो ये क्या है, इतना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा तो हमारे ये आय बढ़ गई। तो ये क्या है, राजकोषीय नीति पूर्णतया प्रभावी है। अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, BOP सरप्लस में है। अब BOP सरप्लस में किस तरह से है, इस चीज़ को भी हम अलग से अध्ययन करें तो बहुत ही अच्छी तरह से समझे। तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए जैसे हमारा ये IS वक्र क्या है, राइट में शिफ्ट करा तो हमारा यहाँ पर संतुलन आ गया। अब यहाँ पर देखिए इस बिंदु पर हमारी आय इतनी तो बढ़ गई है, आय इतनी बढ़ गई। हमें दो चीज़ें देखनी है, एक तो हमारा देखना है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि BOP में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होता है और एक क्या होता है, करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों होते हैं। तो दोनों की तरह से दोनों का मिलाकर हम देखेंगे कि हमारा क्या है, BOP सरप्लस में किस तरह से है। अब देखिए हमारी आय क्या है, हमारी आय बढ़ गई है Y0 से Y1, Y0 से Y1 तक इतनी हमारी आय बढ़ गई है। अब देश की आय बढ़ेगी यानी आय बढ़ने पर क्या होगा, IM इंपोर्ट यानी आयात क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि आय बढ़ गई है, आय बढ़ गई है तो आयात भी बढ़ेंगी। देखिए एग्रीगेट डिमांड या इनकम बढ़ गई है Y0 से Y1, तो हमारे क्या होंगे, आयात यानी इंपोर्ट बढ़ेंगे। इससे हमारे आयात क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे निर्यात से। तो इससे हमारा क्या होगा, करंट अकाउंट घाटे में होगा, क्योंकि हमारे आयात बढ़ गई है और निर्यात विदेशों की आय पर निर्भर करते हैं जो कि स्थिर है, क्योंकि निर्यात हमारे नहीं बढ़े और आयात बढ़ गई है तो हमारे करंट अकाउंट यानी चालू खाता क्या है, घाटे में। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं कि हमारा E1 बिंदु है। E1 बिंदु पर हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है, जो हमारा R क्या है, यहाँ पर है, जबकि ये वाला R वर्ल्ड की जो ब्याज दर है वो यहीं पर है। तो हमारा R क्या है, ज़्यादा हो गया R से। अब देखिए देश की ब्याज दर ज़्यादा है, मतलब क्या होगा, कैपिटल इनफ्लो होगा, कैपिटल इनफ्लो होगा यानी पूंजी देश में आएगी। अब देखिए यह ब्याज दर ज़्यादा है, देश की ब्याज दर ज़्यादा है अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दर से, तो कैपिटल इनफ्लो होगा यानी देश में पूंजी आएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल इनफ्लो होगा यानी कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, हमारा सरप्लस में होगा। कैपिटल अकाउंट किस में होगा, सरप्लस में होगा। तो ये दोनों को मिलाकर यहाँ पर करंट अकाउंट तो घाटे में है, लेकिन इसकी वैल्यू, करंट अकाउंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इसकी वैल्यू कम होगी और इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगी। तो दोनों को मिलाकर हमारा क्या होगा, BOP सरप्लस में हो जाएगा।
तो हमारा E1 बिंदु पर क्या हुआ, BOP सरप्लस में। और फिर एक्सचेंज रेट को स्थिर रखने के लिए हमें क्या, हमारा RBI क्या करेगा, मनी सप्लाई को बढ़ा देगा, तो हमारा यहाँ पर संतुलन आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये चित्र आपको समझ में आ गया होगा। और ये मैंने आगे पूरा वो लिखा है, रुपए को बाय करेगा, सेल करेगा जो। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे मौद्रिक नीति। अब देखिए इकोनॉमी किस में है, रिसेशन में, यानी इकोनॉमी किस में है, मंदी में है। तो मंदी से निकालने के लिए RBI क्या करेगी, RBI करेगी मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगी, क्योंकि मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है। तो इसमें क्या होगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाएगा, यानी मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाएगा। अब RBI मनी सप्लाई को बढ़ाएगी, यानी अलम वक्र जो राइट में शिफ्ट होगा। हमारा पहले का संतुलन कहाँ पर है, E बिंदु पर। ये वही जो हमने राजकोषीय नीति में पढ़ा वही चित्र है। तो इसमें उसमें तो हमने IS वक्र शिफ्ट किया, इसमें क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ी है तो अलम वक्र अलम 1 पर शिफ्ट हुआ। तो अब देखिए ये हमारा IS वक्र है, तो ये यहाँ पर काट दे E1 बिंदु पर। तो हमारा ये E1 बिंदु पर संतुलन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, BOP घाटे में है। यहाँ पर क्या है हमारा, BOP घाटे में। अब BOP घाटा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रुपए की वैल्यू घटेगी। और कैसे घटेगी ये मैंने आपको पूरा बता रखा है। तो रुपए की वैल्यू घटेगी। अब रुपए की वैल्यू यहाँ पर घट रही है, इसका क्या मतलब है कि रुपए की वैल्यू घट रही है, लेकिन RBI को क्या करना है, RBI को तो रुपए की वैल्यू को स्थिर रखना है, क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है। एक्सचेंज रेट क्या है, फिक्स्ड है। तो रुपए की वैल्यू को नहीं घटने देना है, तो इसमें क्या करेगी, RBI रुपए को बाय कर लेगी। और सेल किसको करेगी, रुपए को बाय करेगी, और सेल किसको करेगी, डॉलर को करेगी। तो रुपए को बाय करेगी यानी मनी, यहाँ पर देखिए RBI रुपए को बाय कर रही है, यानी मनी सप्लाई क्या हो रही है, मनी सप्लाई घट रही है। अब मनी सप्लाई घटेगी यानी वापस क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, अलम 1 से वापस अलम पर शिफ्ट होगा। तो इसमें क्या होगा कि E पर ही संतुलन रहेगा, E बिंदु पर ही संतुलन रहेगा, यानी इस पर मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल ही अप्रभावी होगी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, अप्रभावी, मंदी से निकालने में काम नहीं आएगी। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को मिलाकर भी समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ हमारा संतुलन, जैसे मनी सप्लाई को इंक्रीज किया है तो हमारा संतुलन क्या कहाँ आ गया, E1 बिंदु पर। अब देखिए E1 बिंदु पर हमारा आय बढ़ गई है। अब आय बढ़ गई है यानी आयात बढ़ेंगे, देश के आयात क्या होंगे, बढ़ेंगे, और निर्यात क्या करेंगे, स्थिर रहेंगे, क्योंकि वो विदेशों की आय पर निर्भर करेंगे। तो इससे हमारा करंट अकाउंट क्या होगा, घाटे में होगा, करंट अकाउंट घाटे में होगा। दूसरा अब देखिए हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ आ गई, ये हमारी देश की ब्याज दर और ये अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दर यहीं पर है। तो हमारी देश की ब्याज दर क्या है, कम हो गई। देश की ब्याज दर कम हो गई यानी कैपिटल क्या होगा, आउटफ्लो होगा। अब देखिए हमारे देश की ब्याज दर क्या हो गई, कम हो गई, तो कैपिटल का क्या होगा, यहाँ पर आउटफ्लो होगा, यानी कैपिटल का आउटफ्लो होगा, यानी कैपिटल अकाउंट क्या होगा, घाटे में होगा, कैपिटल अकाउंट घाटे में होगा। तो देखिए हमारा इसमें इस स्थिति में क्या है कि करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, दोनों अकाउंट क्या है, घाटे में, दोनों अकाउंट किस में है, घाटे में। इसका मतलब क्या है कि BOP भी क्या होगा, घाटे में।